अगर किसी को अपना जन्म स्थान या टाइम नहीं पता है तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी फिर राशि कौन सी होगी, कैसे पता लगाएंगे? अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है या बिल्कुल नहीं आती तो ज्योतिष नहीं आएगी आपको। ये कोई दुनिया में कह दे कि नहीं हमें ज्योतिष आता है तो या तो ब्रह्मा जी हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। ज्योतिष में क्या ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? लेकिन प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं जो कर्म नहीं दे सकता वो नाम जाप दे सकता है, जैसे कि राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, राम राम, हरि हरि। क्योंकि राहु को कंट्रोल करने वाले प्लैनेट एक ही प्लैनेट है, वो है बुध। तो उनको कंट्रोल करने वाली जो है वो गणेश है। तो आप फिर तो एक मंदिर बना दीजिए ना फिर टॉयलेट के अंदर। कहीं होरोस्कोप में या कोई शास्त्र प्रमाण में नहीं लिखा है कि आपको इस समय पे इतने करोड़ रुपए मिलेंगे। देखिए अगर आपके काम रुके हुए हैं तो आप 3 बार ताली बजा दीजिए, तो जिससे काम होना है वो हो जाएगा। अगर आप शिव मंदिर में स्पेशल जाते हैं हाँ, तो वहाँ पे लोग पूजा करने के बाद में क्लैप करते हैं। ताली बजाने से वो रुके हुआ काम जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसे सूर्य को हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो सही वाली रेमेडी क्या होगी? जैसे श्रापित दोष होते हैं, ये कौन से होते हैं? नहीं, इसलिए आप देखिएगा जो आर्मी फोर्सेस में जो लोग होते हैं उनका मंगल होते स्ट्रॉन्ग होता है। और चंद्रमा अगर किसी का वीक है तो कैसे पता चलेगा, और उसकी रेमेडीज? जब अभी अमावस्या और पूर्णिमा का समय आता है तो व्यक्ति के जो ओवर थिंकिंग है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे चलती है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन एक नए एपिसोड में द अय्यर शो के आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है मिस्टर रतन सिंह। उनका स्वागत करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे जो हम इतनी सारी जगहों से सुन रहे हैं, कितना सच है कितना नहीं है, सबसे आज पर्दाफाश होगा। तो आप देखते रहिए द अय्यर शो। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द अय्यर शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जब ज्योतिष की हम बात करते हैं तो ज्योतिषी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जहाँ पे बहुत सारी मतलब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, जहाँ पे प्लैनेट्स आ जाते हैं, उसके बाद उनकी रेमेडीज़ है और बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय भी बताते हैं। अब उसको फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है कहाँ से आई है, और उसके बाद कि अगर किसी को अपना जन्म स्थान या टाइम नहीं पता है तो उनको क्या करना चाहिए, उनकी फिर राशि कौन सी होगी, कैसे पता लगाएंगे? जी, बहुत ठीक बात है, बहुत जेन्युइन सी बात है। कई लोग होते हैं क्योंकि गांव वगैरह के अंदर जिनको टाइम वगैरह नहीं मालूम होता तो वो अपनी कैसे राशि देखें। उससे पहले बात यह है कि ज्योतिष है क्या, कैसे आया है। तो बहुत कंसाइजली अगर मैं आपको बताऊं, प्रिसाइजली थोड़ा सा करके, तो वेदांग कहे जाते हैं, वैसे वैदिक ज्योतिष है, ठीक है ना। एंशिएंट जो हमारी नॉलेज है वही है। तो वेदांग है, वेदांग के 6 पार्ट बताए जाते हैं, है ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग का ही पार्ट है और इसके 3 भाग बताए जाते हैं। एक संहिता होता है, एक सिद्धांत होता है, एक होरा होता है ना। शुरू के जो 2 हैं संहिता और सिद्धांत, उसमें बेसिकली सारा मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है सब कुछ। क्योंकि ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आपने कोई वैसे सिद्धांत बना दिए जैसे सोशल साइंस में बनते हैं, है ना भाई। इसमें ऐसा है कि मैथमेटिक्स पे डिपेंड होकर के पूरी कैलकुलेशन लगती है, देन फिर कुछ फलित किया जाता है। तो कुछ हवाबाजी नहीं है। हवाबाजी वहाँ है जब आपने सिद्धांत और ये जो संहिता वाला पोर्शन है इसको रीड आउट नहीं किया। अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है या बिल्कुल नहीं आती तो ज्योतिष नहीं आएगी आपको। होरा में ऐसा है कि फिर हम उसका फलित करते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं, सिद्धांत को फिर हम एप्लीकेशन देते हैं कि कैसे कैसे ये लागू होते हैं फॉर्मूलाज। और स्टार्टिंग जहाँ से लेते हो सूर्य सिद्धांत हमें मिलता है, जो भगवान सूर्य नारायण है उन्होंने किसी को बताया था, एंड देन फिर वो आगे ट्रेडिशन चलता रहा। क्योंकि कई सारी चीज़ें जो अवेलेबल नहीं है टेक्स्ट में, पर कहीं कहीं उनका उल्लेख मिल जाता है शास्त्रों में। जो एक कंप्लीट जो एक बुक है वो पाराशर ऋषि की बृहद पाराशर होरा शास्त्र, ये नाम है उसका। उसमें कंप्लीट चीज़ें मिलती हैं, देन उसके बाद में फिर डेवलपमेंट आगे चलता गया। अब ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वास्ट है। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ ज्योतिष का। मैं ऐसे कहूँ कि नहीं मुझे ज्योतिष आता है, या कोई दुनिया में कह दे कि नहीं हमें ज्योतिष आता है तो या तो ब्रह्मा जी हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना। कि 4 दिन में आपकी किस्मत बदल जाएगी, 4 दिन में या 4 घंटे में आप देखिए आपको सारा ज्योतिष आ जाएगा। पता नहीं कहाँ है ये ब्रह्म ज्ञान, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, पर आप एंड नहीं कर सकते इसका। क्योंकि इसमें कई सारे पोर्शन है। जैसे कोई भी पोर्शन होता है, जैसे आज भी एकेडमिक्स में आप कोई भी थीम ले लीजिए, स्ट्रीम ले लीजिए, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो उसके अलग अलग पोर्शन होते हैं, है ना। जैसे फिजिक्स में जाएंगे तो आप
बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोफिजिक्स का एक पोर्शन बनता है, बायोकेमिस्ट्री का एक अलग से पोर्शन बनता है साइंस के अंदर। ऐसे ही अभी जैसे क्वांटम फिजिक्स है ना, थियरी वाला अलग चीज़ है। तो ऐसे ज्योतिष का अलग अलग पोर्शन है, उसमें जैमिनी का पोर्शन अलग आता है ना। ये दशाओं को देखने के अलग अलग सिस्टम होते हैं, विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी दशा, तो उनके सबके फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, प्रेडिक्शन तरीका अलग अलग है। कोई व्यक्ति एक स्ट्रीम के अंदर घुस जाएगा तो हाँ वो कुछ को कर सकता है, सब जगह हाथ पर मारेगा तो कुछ नहीं आएगा। अब सर जिनके जन्म तिथि का और स्थान का उनको पता नहीं है या टाइम का, तो वो फिर कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। ओके। ये एक ग्रंथ है, षट पंचाशिका कहते हैं उसको। ओके। तो उसमें ये विवरण स्टार्टिंग में आता है। देन कई अकेडमिक्स लोगों ने उसमें काफ़ी वर्क किया, लाइक दीपक सर हैं, एक उनकी बुक आती है, ओके, बहुत अच्छी बुक है। वहाँ से क्या होता है कि आप अभी आए है ना, इस टाइम पे आपका कोई एक प्रश्न है कि ये फला फला मेरा कार्य है, ये फलित होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो कॉस्मोस में जो प्लानिटरी पोजीशन है वो प्लानिटरी पोजीशन बनाई जाती है और फिर उसको देख करके फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। ये प्रश्न कुंडली है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। अब सर जैसे ज्योतिष में क्या ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? जी, भूत भविष्य वर्तमान जो तीनों चीज़ें हैं ये ज्योतिष से देखी जाती है। काल गणना है बेसिकली, ये काल की ही गणना है और इतने सूक्ष्म स्तर पे काल की गणना की जाती है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब सबसे जो छोटी इकाई जो हमें समय की जाती है, हम सेकंड माइक्रो सेकंड पे आते हैं, पर आप ज्योतिष में आएंगे तो सबसे निचली इकाई त्रुटि होती है एक, वो सेकंड का लगभग 4.5 लाख हिस्सा होता है ऑलमोस्ट। वहाँ से फिर करते करते हम इतना आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम उस पे आ जाते हैं, युग पे आ जाते हैं, फिर काल पे आ जाते हैं, जो पूरा एक एज है कॉस्मोस का, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो काल गणना बेसिकली इसमें ऐसा किया जाता है, इसी से हम वर्तमान भी, हमारा पास्ट भी और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया जाता है। सर कहते हैं कि कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं कि जो नाम जाप होता है, नाम जप, उनसे भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। जो कर्म नहीं दे सकता वो नाम जाप दे सकता है, जैसे कि राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, राम राम, हरि हरि। ये कितना, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल वो जो कह रहे हैं, देखिए प्रणाम है उनको। हाँ, मैं भी उनको बहुत सुनता हूँ, हाँ, है ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे भी। जेन्युइन चीज़ें बताते हैं वो, हाँ, ज़्यादा उनमें वो नहीं है कि आर्टिफिशियली कुछ नहीं, है ना, इस तरह का लगता नहीं है। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नाम जो है, क्योंकि देखिए जैसे कर्म का जो है, अगर नाम जब कर रहे हैं तो वो भी तो कर्म ही हुआ ना आपका, वो भी तो कर्म ही है आपका। उस कर्म का कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के फल की इच्छा मत करो, वो मेरे हाथ में है। तो वो भी कर्म है, काम करते रहेंगे। देन जब वो नाम जब पक जाता है, उसकी एक अवस्था होती है जब आपकी श्वास के अंदर वो नाम चलने लग जाता है, आपको सुबह शाम दिन रात, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन, आपने राधा 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 ठीक है आपने बोला, कृष्ण कृष्ण, जो भी जिसका श्रद्धा है, जिस भी भगवान में, शिव शिव, शक्ति शक्ति, कुछ भी। तो एक समय आता है जब वो बोलना बंद करता है, फिर वो अंदर चलने लग जाता है, फिर वो ब्रेन में पहुंचता है, फिर वो आपकी सांस के अंदर अंतर की जो चेतना है उस चेतना के स्तर पे पहुंच जाता है। फिर वो ऐसा विजुअलाइजेशन होता है कि मतलब आपकी जो एनर्जी है उस नाम से, उस गॉड से, जहाँ भी आपने अपनी पूरी डिवोशन दी है उससे कनेक्ट हो जाती है। जब वो वहाँ से कनेक्ट हो जाती है देन फिर सब कुछ फिर उसी के हवाले हो जाता है। सही बात है सर। अब जैसे फर्क पड़ता सर है, फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब जैसे सर राशियों की हम बात करते हैं तो राशि और उनके हिसाब से जो ग्रह हैं उनके लिए आजकल इतनी रेमेडीज मार्केट में चल रही हैं कि अगर आप इत्र को अपने शुक्र पर्वत पे लगा लोगे तो आपके पास धन आने लगेगा। लक्ष्मी जी के पास अगर आप इत्र को रखेंगे तो आपके ऊपर धन की वर्षा होने लगेगी। सर कौन से एरिया में धन की वर्षा हो रही है, थोड़ी बता सकते हैं? मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूँ कि धन की वर्षा कहाँ पे हो रही है, तो मैं भी चला जाऊँ थोड़े से, अपने मतलब ट्रैक्टर लेके चला जाऊँ मैं, उस बारिश में जितना भी मैं भी समेट पाऊँ उतना समेट लूँ। लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी, यूं पैसा बरसेगा, बारिश होगी पैसों की। आप नोट गिनोगे नहीं, आप तोलोगे, ऐसे कहते हैं लोग कि आपको वजन करना है उनका, है ना, आपको गिनने का आपके पास में टाइम नहीं है, पैसा ही पैसा होगा, खूब पैसा होगा। ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। ये सच नहीं होता सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई रेमेडी जिससे पैसों की बारिश होने लग जाए, या दैट मीन्स कि आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप परेशान हो जाए। हाँ, ठीक है ना। बारिश भी क्या है कि लिमिट तक आती है तब ठीक लगती है, उसके बाद में फिर वो भी परेशान कर लेता है। जब घर में पानी भरने लगता है तो बारिश भी बुरी लगने लग जाती है। सही बात है सर। लेकिन वो इतना पैसा बता रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि जितने भी जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन
है ना, जो लीडर है बिजनेस इंडस्ट्रीज के, अंबानी, अडानी एंड बहुत सारे हैं, तो वो करें फिर ये काम, क्यों फालतू इतनी मेहनत करने में लग रहे हैं, है ना। आप क्यों ये कैमरा रोल करते हैं, वो बताइए, वो जगह हम चले जाते हैं, है ना। इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है? हाँ सर, ये भी कहते हैं कि पैसा राहु देता है, और राहु के जो खराब इफेक्ट्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए आप अपने वॉशरूम में नमक, फिटकरी और 5 लौंग रखिए। तो ये लौंग वगैरह तो सर बिरयानी में डलने वाली चीज़ें है ना, ये बाथरूम में क्यों रखी जा रही है, थोड़ा सा मेरी क्लियर ऐसा है, मैं तो बात बताता हूँ आपको। राहु जो है, हाँ ठीक है, उसको वास्तु के अंदर बेसिकली टॉयलेट वगैरह से कंसर्न किया जाता है। ओके। जहाँ पे टॉयलेट होता है वहाँ पे राहु को देखा जाता है। बट वॉशरूम के अंदर या मतलब आपके टॉयलेट के अंदर आप फिटकरी रख दें या लौंग रख दें, है ना, फिर आप उसके अंदर राहु के डाइटी भी होते हैं, तो फिर आप वहाँ पे उनका चित्र भी बना दीजिए, फोटो भी लगा दीजिए। क्योंकि राहु को कंट्रोल करने वाले प्लानट एक ही प्लानट है, वो है बुध। और बुध के डाइटी वैसे ज्योतिष के अंदर कई ग्रंथों के अंदर आपको बहुत आश्चर्य होगा ये सुन करके, बुध के डाइटी जो है कई ग्रंथों के अंदर आपको गणेश जी नहीं मिलेंगे। मैं बोलने ही वाली थी कि गणेश जी, लेकिन है गणेश जी हैं, ट्रेडिशन में गणेश जी चल रहे हैं। इवन मंगल के जो है वो गणेश जी बताए गए हैं कई ग्रंथों में। मंगल के तो हनुमान जी होते हैं। हाँ, ये जो मैं बात बता रहा हूँ और प्रमाणित बात है, कोई हवाबाजी बात नहीं है। बट हाँ, तो उनको कंट्रोल करने वाली जो है वो गणेश जी हैं। तो आप फिर तो एक मंदिर बना दीजिए ना फिर टॉयलेट के अंदर। आप फिटकरी, लौंग, तेज पत्ते और ये कुछ जायफल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये क्या है ना, ये तंत्र में यूज़ की जाती है। ओके। इनका इफेक्ट पड़ता है, बट जब आप उसको संभाल नहीं पाएंगे तब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, तब आपको सोचना पड़ेगा। और ये राहु एक प्लैनेट है, आप उसको फिटकरी 4 लौंग से कैसे कंट्रोल कर सकते हो? मजाक थोड़ी ना कोई। भाई कोई 5 साल का बच्चा थोड़ी ना जिसको आपको लॉलीपॉप आपने दे दी और वो आपकी बात मानने लग जाएगा। आपको आपके जो कर्म है, देखिए क्या होता है, कोई भी प्लैनेट जो होता है वो बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। आपके होरोस्कोप के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, कितनी डिग्री पे बैठा है, कौन से घर में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, आपके लिए फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है। अगर आपके लिए फेवरेबल है तो आप उससे रिलेट करते हुए वर्क कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ज्योतिष देखिए बेसिकली क्या है ना, औरत को आदमी और आदमी को औरत नहीं बनाता। ज्योतिष क्या है, डूज और डोंट्स, कि आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है तो आप ये चीज़ें मत कीजिए, तो आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। अच्छा टाइम चल रहा है तो डूज पे ध्यान दीजिए कि आपको ये चीज़ें करनी है। क्योंकि देखिए रोशनी जी, कि कहीं होरोस्कोप में या कोई शास्त्र प्रमाण में नहीं लिखा है कि आपको इस समय पे इतने करोड़ रुपए मिलेंगे। जो करोड़ों की जो गणना है ना, वो करोड़ की गणना तो उस समय थी भी नहीं, हमारी गणना अलग है, ठीक है ना। तो इतना पैसा मिलेगा, वो जो नंबर बताते हैं वो नंबर कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये है कि इस समय पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स बनती है ग्रहों की, नक्षत्र की, आपकी दशा देख करके, गोचर देख करके, कि ये कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन के अंदर आपको लाभ मिलने वाला फाइनेंशियली। तो आप ये काम कीजिए ताकि उसका आप और अच्छा बेनिफिट उठा पाएँ। बेसिकली बात ये है। ओके। ये लौंग वगैरह ये करने से आप, मैंने कई देखे हैं, मैंने भी, को 4 बार नील को ऐसे 7 बार कर लीजिए, 4 भुट्टे हैं उसके अंदर ऐसे घुमा के सांड को खिला दीजिए, राहु कांपता है। राहु को तुम 4 भुट्टों में कब मारे हो? राहु है कि क्या है, मतलब है ना, इतना मतलब आप उसको कर दिया है कि राहु 4 भुट्टों में कांपेगा। और घर में साउथ कलह का कारण है लाल मिर्च। अब बताइए कौन से घर के अंदर लाल मिर्च का पाउडर नहीं होता। मैं किसी को वैसे नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना नॉलेज है, सबको अपने प्रणाम है, बट इतना मत कीजिए कि लोगों का क्या ज्योतिष से विश्वास उड़ जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, सबको, आपके दर्शकों को, है ना, आपके माध्यम से, जीवन सरल है, बहुत सरल है। आप इन चीज़ों में इतना ज़्यादा चीज़ों को अगर आप यूज़ करने लगेंगे तो लाइफ आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे वीडियो हैं जो मतलब इवेंट्स के ऊपर आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि आप कोई बात कर रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं, सीटी बजा दी किसी ने, लाइट चली गई तो नेगेटिव हो गया। अगर आप इतना डीप जाएंगे तो भाई जिएंगे कैसे? हाँ, जीने तो भाई लोगों को ज्योतिष चीज़ों को सरल करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हर एक कदम भी ज्योतिष का ग्रह नक्षत्र देख देख के फूंक फूंक के कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ईजी रहिए,
प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है ना। इतना ऐसे नहीं कि आप हर काम के लिए ज्योतिष का यूज करने लग रहे हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, उसकी एक विधा है, मुहूर्त होता है, जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, कोई भी अच्छा काम करना है, तो उसमें आप टाइम को देख लीजिए, भाई ये समय चल रहा है, ये अभिजीत का समय, ये राहु काल है, ये फला है, तो वो देख करके काम आ जाता है। और आजकल गूगल से बता देता है, आपको किसी पंडित जी की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो उनका मैंने ये भी सुना था कि वो बोल रहे थे कि अगर आपके काम रुके हुए हैं तो आप 3 बार ताली बजा दीजिए, तो जिससे काम होना है वो हो जाएगा। चलिए मैं बजा के देखूँगा मेरा काम को रुकता है नहीं रुकता है। ये बेसिकली 3 बार ताली बजा, मैं कह रहा हूँ ना, ये कुछ कहीं अप्लाई होता है, उस एप्लीकेशन को कहीं और डाल दिया गया। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप शिव मंदिर में स्पेशली जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे लोग पूजा करने के बाद में ताली क्लैप करते हैं, 3 बार ताली बजाते हैं। तो वो एक मेथड है, वो तंत्र का मेथड है। अगर आप किसी अघोरी वगैरह को कहीं भी अगर आपने देखा हो कहीं पे, तो उनका एक तरीका होता है, वो यूँ करते हैं, फिर वो घूमते हैं, फिर वो सीटी बजाते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं। वो एक क्या है कि प्रोसीजर है, आप जिस भी पंथ को फॉलो करते हैं, है ना, किसी गुरु को, किसी भी संस्था, अघोरी ही करते हैं नहीं, कई तरीके हैं। जनरली ये एक जनरल बात है, मैं बताऊँ, ये मेरी माता जी भी करती हैं, मंदिर में जाते हैं। हाँ। तो मैंने भी पूछ लिया, क्या वैसे ताली वाली क्यों बजाते बार बार, हाँ, ठीक है ना। तो मगर वो सुनते नहीं है कि क्या है, ताली बजा के सुनेंगे कि क्या चक्कर है। तो जनरली फिर मैंने थोड़ा सा समझा इसको, तो ऐसा होता है कि जब आप थोड़े पूजा वगैरह कर लेते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पूजा की। ये ताली बजाने से वो गई, ये रोकेगा काम, उसकी बात नहीं है, ये सिर्फ पूजा वाली बात, ठीक है। जनरली तो क्या होता है, हमारे जो हाथ है ना, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं। नमस्कार का भी इसका एक बहुत बड़ा वो है कि लेफ्ट ब्रेन ये जो है हमारा, राइट, ये हमारे को यहाँ से कंट्रोल करता है, राइट वाले हिस्से को, और जो राइट है वो लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। ये शरीर जो हम अर्धनारीश्वर में बात करते हैं, शिव और शक्ति, इमोशंस एंड लॉजिक बेसिकली। तो जो आप बहुत जब भी देखिएगा, जब भी कभी परेशान होते हैं तो बहुत बार बार ये योग भी किया जाता है ना ऐसा, आप सुबह एक लोगों को देखे हो तो बहुत जोर जोर से ताली बजाते हैं। तो वो क्या है कि आपकी जो इमोशंस और जो लॉजिक इम्बैलेंस हो रखे होते हैं, वो बार बार ऐसे करने से वो बैलेंस हो जाता है। नमस्कार का भी यही रीज़न है। ये जो नमस्कार हम करते हैं, इमोशंस एंड लॉजिक देन बैलेंस, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो कूल हो जाती है। बार बार ताली बजाने से एक वाइब्रेशन सा अंगुली में होता है, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर सा हो जाता है, देन आदमी थोड़ा सा और मच अवेयर हो जाता है। बेसिकली इसका रीजन ये ताली बजाने से वो रुके हुआ काम जो है वो पूरा हो जाएगा नहीं होता है। ओके सर, फिर तो मैं 3 क्यों, फिर मैं तो सारे दिन ताली बजाऊं। सर गलत समझेंगे लोग आप। हाँ, ताली बजाने का भी तरीका है, गलत समझेंगे लोग भाई ये क्या कर रहे हो। सही है। अच्छा सर, ग्रहों को अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब सही वाली रेमेडीज। इतनी हवा में तो हमने इतनी सारी बातें सुन ली, सब है, लेकिन अब एक्चुअली में जैसे सूर्य को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, तो सही वाली रेमेडी क्या हो सकती है जो हर इंसान कर सके? मैं थोड़ा सा इसका एक बेसिक बता दूं। आपको रेमेडी की जरूरत है भी या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? हाँ। अब जबरदस्ती क्या है कि रेमेडी करने में लग रहे हैं। हाँ। जरूरत है ही नहीं उस चीज़ की, तो भाई आपका ऑलरेडी सन बहुत स्ट्रांग है। समझिए, अगर सन स्ट्रांग है दैट मीन्स व्यक्ति क्या है, हायर फायर वाले मूड में रहता है। और स्पेशली उसकी पोजीशन कहाँ है, लग्न में अगर पोजीशन है, खुद की स्वय राशि में बैठा हुआ है या फ्रेंड की राशि में बैठा, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स आपके अंदर वैसे ही ऑलरेडी बहुत एनर्जी है, ठीक है ना। और शॉर्ट टेम्पर होता है ऐसा व्यक्ति जनरली, तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है अगर वो लग्न में बैठा हुआ है या सेवंथ हाउस में भी बैठा है, तो क्योंकि हर एक ग्रह की क्या होती है, दृष्टि होती है, विजन होता है। जैसे आप और मैं बैठे हैं, तो जहाँ बैठे हैं वहाँ तो ध्यान है ही, लेकिन फोकस हमारा सामने रहता है ना। कोई भी चीज़ हो, जैसे हम ईस्ट में देखते हैं, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, तो हम ईस्ट में जब हम फेस करेंगे तो ईस्ट तो वेस्ट की तरफ देख रहा है, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ऐसे इस तरह से एनर्जी होती है। तो जस्ट उसके सामने वाला हाउस जो होता है, असेंडेंट जो लग्न होता है, उसके सामने वाला जो हाउस होता है वो हमारा 7th हाउस होता है। तो वहाँ से 7th एस्पेक्ट वहाँ पे लग्न में पड़ जाता है। लग्न दैट मीन्स आपका असेंडेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या हो, वो लग्न डिसाइड करता है, असेंडेंट जिसको कहते हैं। राशि भी देखी जाती है ना, इस तरह कई 3 चीज़ें होती है बेसिकली, असेंडेंट, चंद्र राशि, सूर्य राशि। पहले क्या करते थे, इन तीनों को मिला के एक कुंडली बनाते थे, उसको सुदर्शन कुंडली कहते थे। उसकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है। सुदर्शन कुंडली कहते हैं उसको। सन साइन जहाँ पे सन बैठा हुआ है वो उसको असेंडेंट मान करके फिर पूरे 12 ग्रहों को सेट करते हैं। मून जहाँ पोजीशन में, वहाँ से उसको लग्न मान करके फिर हम एक कुंडली बना लिए, एंड देन असेंडेंट जो आपकी कुंडली है
वहाँ से, तो फिर वहाँ पे पता लग जाता है एक्चुअली कि इन हाउस के अंदर इस प्लैनेट का कंटिन्यूसली एस्पेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये वर्क करेगा, 100% करेगा। ये सुदर्शन कुंडली का एक तरीका है। ओके, ठीक है ना। तो आपको रेमेडी की जरूरत है या नहीं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बात ये है। पर हम जनरली वैसे बात करें तो जैसे किसी का वीक है तो उसका थोड़े बहुत कुछ सिम्टम्स होता है। जैसे किसी का अगर सन परेशान कर रहा है और या मतलब थोड़ा वीक है और उसी समय सूर्य की महादशा आई हुई है या अंतरदशा आई हुई है, ठीक है ना। महादशा अंतरदशा थोड़ा आप समझते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो उसी समय अगर आई हुई है तो दैट मीन्स वो हाउस और वो प्लैनेट एक्टिव हो जाता है। ओके, ठीक है। हाँ, अगर वो जिस भी घर में बैठा होगा वो एक्टिव हो जाता है, वो अपने ट्रेट्स देने लग जाएगा। अब जैसे तीसरे घर में जो पराक्रम का भाव है जी, उसमें अगर सूर्य बैठा है और उस समय अगर अंतरदशा आई हुई है तो हाँ, तो अगर मान के चलिए कि थर्ड हाउस तो जैसे अच्छा भी मानते हैं बुरा भी मानते हैं, तो अब उसको वो उस समय कैसे इफेक्ट देगा? जी, अब थर्ड हाउस तो हमने बात कर ली, पराक्रम का हाउस है, ठीक है, ये काल पुरुष की कुंडली से हमने चेक कर लिया। बट अब वो वहाँ पे साइन कौन सा है? अगर वहाँ पे इसी का जैसे लियो साइन है, सिंह राशि है, या वहाँ पे एरीज है, मेष है, तो सन उच्च चुका हो गया। ओह, ठीक है ना। और वहाँ पे उच्च चुका हो गया, दैट मीन्स व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, वो रुकने वाला नहीं है, नींद नहीं आएगी उसको, वो सुबह शाम दिन रात अपने काम पे फोकस करेगा, पराक्रमी बन जाएगा। बट उसी समय अगर वो साइन ऐसा है जैसे लीब्रा के अंदर आ गया तो वो नीच का हो गया, सन परेशान करेगा। मीन का हो गया, अगर मीन नीच हाँ। प्लैनेट की पोजीशंस होती हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट होता है ना, हाँ। जो टॉपर होता है सबसे लास्ट वाला होता है, हाँ। जो लास्ट की रैंकिंग है वो नीच की अवस्था है। अब जैसे लीब्रा जैसे आपने बोला, अगर मीन बैठा हो तो 12वीं राशि, वो उसकी मित्र की राशि हो गई, गुरु उनका मित्र है, मीन राशि हो गई, है ना। तो वहाँ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं देगा। अब जैसे आपने बताया कि अब देखिए, अब जैसे मैंने लीब्रा बोला थर्ड हाउस में, दैट मीन्स असेंडेंट के अंदर वहाँ पे लियो आ जाएगा, यानी कि वो लग्न ही सूर्य का है। लग्नेश अगर थर्ड हाउस में आकर के नीच का हो गया तो अपने इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा, और उसकी सीधी दृष्टि एस्पेक्ट पड़ता है 9th हाउस पे, जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं। ठीक है, तो उसके कर्म और उसका भाग्य, कर्म वो अगर करना भी चाहेगा तो उसका साथ नहीं देगा, भाग्य जो है वो साथ नहीं दे पाएगा। हालांकि ये हम बहुत जनरल बात कर रहे हैं, बट यहाँ से देखा जाता है, हम बाकी एस्पेक्ट्स अदर जो प्लैनेट्स उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका नीच भंग तो नहीं हो गया है, टेक्निकलिटी बात है, नववांश में कहाँ चला गया, D10 में कहाँ चला गया, ये सब चीज़ें देख करके फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। ओके सर, जैसे श्रापित दोष होते हैं, ये कौन से होते हैं? नहीं, ऐसे कोई दोष, शापित दोष तो देखिए ऐसे है, बिल्कुल है, मना नहीं करूँगा। जो प्रचलन में है वैसे उन पे बात कर लेते हैं जनरली। जैसे मांगलिक होना, काफ़ी लोग डरते हैं उससे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सर मैं तो मांगलिक हूँ, ऐसे किसी को आप कोई पसंद आ गई है, ठीक है ना, शादी करना चाहते हैं, एक मांगलिक है दूसरे नहीं है, फैमिली जो है वो उस चीज़ को देखती नहीं तो मांगलिक है, अब उनको भी नहीं मालूम कि मंगल का क्या व्यवस्था है, तो मांगलिक को कैसे जज करें, उसका क्या वास्तव में ये इम्पैक्टफुल है भी या नहीं है। तो इसके बारे में अगर मैं समझाऊँ दर्शकों को बहुत हेल्प, बिल्कुल बताइए सर। हाँ जी, क्या होता है कि मंगल के हमारे पूरी जो कुंडली होती है उसमें 12th हाउसेज होते हैं, है ना। और मंगल को उन 12th में से 5 हाउस ऐसे दिए गए हैं कि वहाँ अगर वो पोजीशन में आ गया तो व्यक्ति मांगलिक हो गया। अब आप मंगल को लोग डरते हैं कि नहीं, मंगल मतलब मांगलिक, दैट मीन्स वो शुभ है, क्या ना, विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज, तो मंगल आपका मंगल हो, मंगल मतलब आपका अच्छा हो। लोग उसको नेगेटिवली लेके देखते हैं, वो वैसे मंगल से लेकिन लोग डरते हैं। हाँ, डरते हैं वो, क्योंकि वो क्रूर प्लैनेट है। हाँ। उसको अगर हम वैसे सिंबलाइज करते हैं तो उसको सेनापति कहते हैं। मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, ऑर्डर को फॉलो करना है, हायर एंड फायर वाला सीन है। मतलब कि राजा ने कहा सर काट दो, काट दिया। हाँ, ओके है ना, ज़्यादा सोचने समझने का समय नहीं है, ऑर्डर को फॉलो करिए, एनर्जेटिक। इसलिए आप देखिएगा जो आर्मी फोर्सेस में जो लोग होते हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, तो टिक नहीं पाता है। तो आपकी बात करते हैं मंगल पे, है ना, मांगलिक पे, तो 5 जगह ऐसी दे देगी, जैसे लग्न का भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ठीक है, इन पे अगर मंगल पोजीशन में है तो व्यक्ति को कहते हैं सब आप मांगलिक हो। मांगलिक का इम्पैक्ट क्या है कि जनरली जो लोगों के बीच में है, और इसको हर लोग मतलब यही मानते हैं कि जैसे लड़का अगर मांगलिक है, लड़की अगर मांगलिक नहीं है,
तो लड़की के ऊपर विवाह के बाद में वो भारी होता है, उसको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इवन लोग डेथ तक को कह करके डरा देते हैं। करेक्ट। और इसका सेम उल्टा भी मान लीजिए आप, पर एक्चुअल में ऐसा होता है। देखिए आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स पे जाएंगे ना, लॉजिकली, प्रोबेबिलिटी एक थ्योरी है मैथमेटिक्स समझने की, है ना, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग, प्रायिकता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो 12 में से 5 घर पे मंगल है अगर कहीं पे, तो वो मांगलिक हो गया। दैट मीन्स कि दुनिया में मोर देन 40% लोग मांगलिक हैं। अगर आप 5 का परसेंट निकालेंगे 12 में से, तो मोर देन 40% आएगा, कहीं ना कहीं तो पोजीशन में आएगा ना वो। तो 40% लोग मांगलिक हैं, मतलब 40% लोगों की क्या मैरिज लाइफ खराब हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसको तब लेना चाहिए। 2 चीज़ें मैंने अपने अनुभव में देखी, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, कि अगर लग्न में है मंगल या 7th हाउस में मंगल है और वो बहुत प्रबल है, बली होकर बैठा है, मतलब मित्र की राशि में बैठा है, डिग्री उसकी अच्छी, लग्न उसका, लग्नेश जो है उसका फ्रेंड है या खुद का ही उसका लग्न है, तो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल देता है। क्या इम्पैक्ट देता है? इम्पैक्ट ये देता है कि जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा मेरा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, गुस्सा जल्दी आता है उसको, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसको ज़्यादा क्या है कि आप लंबी चौड़ी बात करेंगे समझ में नहीं आएगी उसको। और जनरली क्या है, मेरी लाइफ में छोटी नोकझोंक चलती रहती है, तो जो बहसबाजी जो होती है ना, जैसे वो क्या है, कभी कभी थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कोशिश करें, थोड़ा ध्यान रहे इस चीज़ को रखते हुए कि अपन ज़्यादा बोलेंगे तो थोड़ा मामला खराब हो जाएगा, और थोड़ा मेडिटेशन करें। ये रेमेडी हो सकती है, मेडिटेशन करें, कूल। ओके, है ना। तामसिक जो भोजन होते हैं, जैसे लिकर वगैरह, जो अल्कोहल वगैरह होता है, उसका कंज्यूम या तो ना ही करें, और तो बहुत कम मात्रा में करें, क्योंकि वो क्या होता है, ब्रेन को अलग तरीके से एक्टिवेट करता है। ओके। और चंद्रमा अगर किसी का वीक है तो कैसे पता चलेगा, और उसकी रेमेडीज सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी इसमें बता देता हूँ, मंगल पे ही वापस, ठीक है ना, सन और मंगल दोनों का। अगर ये क्या है कि वीक है आपके, तो व्यक्ति को पैर के जो निचले वाले हिस्से हैं, यहाँ दिक्कत होती है। अच्छा। मंगल अगर खराब है तो व्यक्ति इंजर्ड होता रहता है बार बार। ओके, ठीक है ना। एंड सन अगर खराब है तो फीमेल्स के अंदर एक वो प्रॉब्लम होती है, POCD। ओके, PCOD। हाँ, PCOD, सॉरी, वो दिक्कत आ जाती है उसकी दशा अंतरदशा के समय। ओके। या पिता से संबंध खराब हो जाएंगे। फादर जो है वो सूर्य सम देखते हैं। अच्छा। उसको आत्मकारक ग्रह कहते हैं, पिता भी माना जाता है, क्योंकि वो ग्रहों का राजा है ना। सारे प्लैनेट उसी के अराउंड मूवमेंट करते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें, एक व्यक्ति की थोड़ी आंखें खराब हो जाती हैं, चश्मा जल्दी चढ़ जाता है। अच्छा। अगर सन वीक है, क्योंकि वो आंखों की रोशनी का भी कारक माना जाता है। हड्डियाँ थोड़ी वीक हो जाती हैं, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। ये होता है, ये उसके एक लक्षण है। ओके। ऐसे ही आपने चंद्रमा भी पूछा। हाँ। तो चंद्रमा में भी क्या है, फीमेल के अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि जो रेगुलर सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। ओके। एंड इमोशनली भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। एंड आदमी, मतलब बेसिकली आप देखिएगा ऐसे लोग, और बिल्कुल आप कनेक्ट कीजिएगा सब लोग। हाँ। आप भी देखिएगा। हाँ। जब भी अमावस्या और पूर्णिमा का समय आता है, हाँ, उस समय पे अगर वीक चंद्रमा है, तो व्यक्ति के जो ओवर थिंकिंग है ना, ओवर एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। अमावस्या का टाइम आएगा तो थोड़ा डाउनफॉल आएगा इमोशंस में। काउंट, मतलब उसको अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज लगेगा, अपने आप को पुरानी गलतियों को ढूंढने लगता है आदमी। अरे यार ये गलत हो गया, अच्छा वो गलत हो गया, ओवर थिंकिंग, हो कुछ नहीं रहा है। हाँ। जब जैसे पूर्णिमा का समय आता है, हाँ, फुल मून का जैसे टाइम आता है, स्पेशली एकादशी या आप प्रदोष पकड़ लीजिए, त्रयोदशी इसको कहते हैं, हाँ, वहाँ से लेकर के और पड़वा या प्रतिपदा जो द्वितीया, हाँ, जो सेकंड फेज होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इस तरह चलता है। तो ये 4-5 दिन का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला चला जाता है। आदमी का मूड बहुत स्विंग्स होता है, रात को कई बार नींद नहीं आती है। तो पूर्णिमा का आएगा तो बहुत ज़्यादा अपने आप को वैसे समझने लगेगा कि मतलब हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि पता नहीं बस कल से तो सुबह उठ के बस ऐसा करना है कि किसी ने किया ही ना हो अपने को। उसका रीज़न है, मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली अगर बताऊँ। हाँ। देखिए क्या है कि एक ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं ये थोड़ा समझते हैं, ज्वार भाटा एक चीज़ होती है, आप समझते हैं, है ना। हाँ। टाइड्स वगैरह, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। हाँ हाँ हाँ। फुल मून के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ। वो कैसे आता है? वो मून आपने बोला, ठीक है ना। यानी कि मून की जो पावर है, ग्रेविटेशनल पावर स्पेशली, वो क्या है कि जो भी हमारा ओशन समुद्र, हाँ, ठीक है ना, समुद्र है, वो उसकी ग्रेविटी से वो पानी ऊपर उठता है। तो जैसे ऊपर उठेगा वहाँ पे टाइड आएगा। ठीक उसके अपोजिट साइड के अंदर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वाला सिस्टम होता है, तो वहाँ पे
भाटा, मतलब ज्वार आएगा देन पीछे की तरफ भाटा आ जाएगा, यानी कि पानी पीछे खिसकेगा, बैक वाटर जिसको आप कहेंगे। ठीक है। हाँ, अब समुद्र है इतना बड़ा, मून है, एक टाइम आ रहा है जब वो अर्थ के जो वाटर है उसको इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। हमारी बॉडी का 70% पोर्शन वाटर से बना है। हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या? पड़ता है। बात ये है कि आप उसको फील कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जब आप फील कर लेंगे तो बस समझ जाएंगे कि यार क्या है यार, अभी तो सही था, मूड ऐसे कैसे खराब हो गया। एक दो बार थोड़ा सा ध्यान देना सभी हमेशा, फिर आप समझ जाएंगे कि नहीं यार ये थोड़ा टाइम, तिथि कौन सी चल रही है देखें, अच्छा अमावस्या के आगे इसलिए हो रहा है। किसी किसी को इफेक्ट होता है सर, किसी किसी को पता भी नहीं चलता इस बारे में। वो कह रहा ना, वो फील करने वाली बात है। आप उसको अगर वहाँ पे फोकस करने लग जाएंगे, ध्यान देंगे, तो आपको एक्चुअली वो समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम ये है। नहीं तो लोग सारी जिंदगी यही कहते रहते हैं यार पता नहीं मेरा कभी मूड तो ऐसा होता है और कभी ऐसे हो जाता है। या उनके जो आसपास के लोग होते हैं कि कभी तो बहुत खुश रहता है, कभी बड़ा सडनली अचानक से डाउन हो जाता है। उसका रीज़न एक्चुअली वो है। उसके लिए करना क्या है, एक तो ध्यान दें कि अगर आप पानी अगर नहीं, जनरली बात बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे किसी के, ठीक है ना। ठीक है। हो सकता है कि वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर कुछ बिगड़ा हुआ हो, ओके, तो पानी वगैरह का ध्यान दें, ठीक ठाक तरीके से पिए, ओके, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि एक हमारे गुरुजी थे, बहुत मतलब अब तो नहीं है वो, तो उन्होंने एक दो तरीके और भी बताए थे। जैसे बारिश का जो पानी होता है ना भाई, उस समय अब सीजन में बारिश आ रही है, नहीं आ रही है, जैसे अभी नहीं है, आने वाली है, तो आने वाली थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बारिश का जो पानी है वो किसी बर्तन के अंदर आप रख लीजिए, उसमें कोई भी चांदी का एक छोटा सा, है ना, क्योंकि चांदी भी मून को ही रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर है वो ब्राइटनेस है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा टुकड़ा डाल लीजिए, थोड़ा सा चौकोर स्क्वायर गोल कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, वो डाल के आप रख लीजिए। और या तो आपके घर की छत पर रख लीजिए, या आपके रूम में कहीं रख लीजिए। अच्छा, उसको खाली मत होने दीजिए। फिर जो नॉर्मल पानी है उससे उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा तरीका है ये, ओके, थोड़ा मून बैलेंस हो जाता है। दूसरा सिल्वर चांदी आप पहन सकते हैं कड़े में, लास्ट वाली जो फिंगर होती है ये यहाँ पे, ओके, ठीक है ना, यहाँ पे आप पहन सकते हैं। स्टोन पे जाएंगे तो उसके लिए पर्ल एक स्टोन आता है ना, वो थोड़ा बैलेंस, राशि रत्न, राशि रत्न, जेम स्टोन, फर्क पड़ता है। ऐसे बोलते सर जिनको गुस्सा आता है वो भी पर्ल पहन, उनको भी पर्ल। मूड स्विंग है एक्चुअली, एक तो गुस्सा आना, एक तो सूर्य के हिसाब से गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, आप समझिए। एक आपको मंगल के हिसाब से गुस्सा आ रहा है, एक चंद्रमा के हिसाब से गुस्सा आ रहा है। चंद्रमा के हिसाब से गुस्सा आ रहा है मतलब आप क्या है ना, मतलब फालतू की बहस ज़्यादा करते हैं। सन और मंगल वाले में आ रहा तो ऐसा फर्क है। जैसे नॉर्मली जैसे तो लेडीज जो फाइट करती है वो चंद्रमा वाला गुस्सा है, चंद्रमा वाला गुस्सा होता है। जो लड़के बाहर रोड पे लड़ रहे हैं वो सूर्य वाला या मंगल वाला भी हो सकता है। तो इनको थोड़ा देख लीजिए। नहीं ये देखो क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा आपका वास्तव में प्लैनेट आपके लिए खराब भी है या नहीं है। अगर आप उसको वैसे करते हैं, है ना, जैसे सन की, मंगल की, इनकी रेमेडीज करते हैं, सूर्य मंगल है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है व्यक्ति के और आप कुछ और काम करते हैं उसे और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को ध्यान रखें, स्पेशली पेरेंट्स ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको आप फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, स्पोर्ट्स के अंदर रखिए ही रखिए। भले ही वो इंजर्ड हो रहा होने दीजिए, कोई बात नहीं, छोटी मोटी इंजरी है वो सीख जाएगा। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ऐसे पर्सन मतलब मेल फीमेल बोथ, अगर घर में बैठे रहे, एक चेयर वाली जॉब की या उसमें बैठे रहे, सारे दिन पढ़ते रहे, तो उनके बैक वो जो इश्यूज मैंने आपको बताया, स्टोन्स वाले, ब्लड रिलेशन वाले जो कुछ इश्यूज होते हैं, मंगल से रिलेट करते हुए जो होते हैं, खून से संबंधित हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो ये इशू हो सकते हैं अगर व्यक्ति बैठा रहे, क्योंकि उसका ट्रेट्स बेसिकली, उसका प्लैनेट ट्रेट ये दे रहा है कि आप जाइए फील्ड में, आप पसीना बहाइए, मेहनत करिए थोड़ी सी, तभी आप फिट रह पाएंगे, ठीक है ना। ये एक जनरल रेमेडी है, आप देख लीजिए उसको, मंगल स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश है, कहाँ बैठा हुआ है, तो और आप देखिएगा वो ऐसे बच्चे बैठते नहीं एक जगह, वो सारा दिन उधम मचाते रहते हैं, गिरेंगे पड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो एनर्जी ही ऐसी है उसकी। अब ज़्यादा आप उसको प्रेशराइज करेंगे, नहीं पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, शाम को ये क्लास है, वो क्लास है, उसको दीजिए 2-3 घंटे, नहीं तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा। सर इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है अगर अच्छा करना है मंगल को? मंगल को अच्छा करने के लिए देखिए, वैसे तो आप सब सही बात बताऊँ आपको, तो भगवान से बड़ी कोई रेमेडी नहीं, ठीक है ना। आप कितने उपाय कर लीजिए, उनका इम्पैक्ट पड़ता है, पर आपको कोई भी जो भी आपके डाइटिंग है, जैसे हमने मंगल बताया, मंगल के लिए हनुमान जी होते हैं, तो पकड़ लीजिए उनको। सबसे बढ़िया रेमेडी तो ये है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिए, जैसे पानी वगैरह पीते हैं तो कॉपर की जो बोतल होती है उसके अंदर पिए,
ओके। ठीक है। उसके लिए स्टोन की भी हम रेमेडी कर लेते हैं, ठीक है ना। माड़ा उसके लिए मूंगा रेड कोरल आता है, हाँ। वो स्टोन से रेमेडी की जाती है। उसके अलावा मंगल अगर स्ट्रॉन्ग है व्यक्ति का, दैट मीन्स वो हनुमान जी उसके डाइटियन, तो आपको थोड़े दुर्व्यसन जो होते हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं, स्पेशली नॉनवेज और ये सब इन चीज़ों से दूर रहें। ओके। डूज एंड डोंट्स उसमें थोड़ा Okay. ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये जनरल सी बात है। जनरल बात है, हाँ। बाकी क्या है कि करने को बहुत सारी रेमेडीज हैं, आप कर सकते हैं, पर वही मैंने कहा, लाइफ को सिंपल रखिए। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं पता कि यार मंगल सही है या खराब है ना, आप जबरदस्ती रेमेडी करने में लग रहे हैं, तो प्लानट अपनी जो ट्रेट्स दे रहा है वो फालतू नाराज हो जाएगा। बोले दे तो रहा हूँ तेरे को सब कुछ सही है, तो क्यों परेशान हो रहा फालतू क्या तूने सुन लिया किसी का, बस ऐसे करने में लग रहा है। फिर वो एक बार नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है, सीधी नहीं होती फिर चीज़ें। हाँ। ये मंत्रों का भी ऐसा चक्कर है, लोग मंत्र बेचने में लग रहे हैं आजकल, बात करेंगे उस पर। हाँ। नहीं, बोलिए सर, बोलिए। नहीं आप बोलिए। अच्छा, मैं पूछ रही थी सर, अब बुध के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक एक प्लैनेट के बारे में बता देते हैं अपन, है ना, ऐसा कर लेते हैं। जैसे सूर्य आपने बता दिया, चंद्रमा बता दिया, मंगल बता दिया, अब बुध के बारे में। बुध का वीक होने का एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सब रिलेट कर लेंगे उससे। अगर आपके अर्ली चाइल्डहुड में या अब जब जवान हो रहे हैं, कहीं भी किसी भी एज में जहाँ पे भी आप हैं, अपने उस प्रेजेंट टाइम को देखिए और थोड़ा सा पास्ट में जाइए। अगर किसी को स्किन एलर्जी हुई है, एलर्जी, रैशेज हो जाते हैं, किसी को ईचिंग्स हो जाती हैं, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, दाद वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, ये बिगड़े हुए बुध के कारण। अच्छा। मतलब ये ट्रेट्स हैं उसके। ओके। या फिर बच्चा है, बचपन के अंदर बोलना थोड़ा लेट स्टार्ट किया, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, ठीक है ना। थोड़ा हकलाता हो, तुतलाता हो, लेट बोलना स्टार्ट किया हो, जल्दी बोलता हो। कुछ लोग होते हैं ना, एक बार को दो बार बोलते हैं, सुन रहा है मेरी बात, सुन, तो वो बहुत जल्दी में रहते हैं। हाँ। वो बुध क्या थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ओके। ठीक है ना, ये जनरल सी बात है। ओके। तो उसके लिए आप क्या करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, है ना, ये सब रिलेट कर लेंगे आराम से। हाँ, मुझे थी तो उस टाइम के अंदर बुध की दशा आई होगी, बुध का आपका जो भी पोजीशन है आपको और उसको बता देगा कि यार हाँ, इस समय पे खराब चल रहा है। ओके। या तो उसकी गोचर में समस्या आ रही होगी, या फिर आपके हाउस में खराब बैठा हुआ है। ओके। ये एक अनुभव वाली बात है, एक्सपीरियंस अपने में कह रहा हूँ, शास्त्र प्रमाणित आधार मैंने उसी के हिसाब से अपने अनुभव लिए हैं, और कुछ मैंने जो एक्स्ट्रा पाए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा, हर चीज़ के एक भगवान होते हैं, गणेश जी को पकड़ लीजिए, गणेश जी को पकड़ लीजिए, ठीक है। नहीं तो अब आप मंत्र की अपन बात करेंगे, मैं भी एक छोटी सी एक बात बता देता हूँ। एक नॉर्मल से एक मंत्र होता है, जैसे ओम गंगणपति नमः, हाँ, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगा, हाँ, है ना, कि ये आप चैंट कर सकते हैं इसका। एक और चीज़, आप जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, उनका काम कीजिए। जैसे स्पेशली जो हरे मूंग होते हैं, है ना, जिनको स्प्राउट्स वगैरह में काम आते हैं, हमारे मूंग की दाल जो होती है, वो आप हरे मूंग आप पक्षियों को ऑफर कीजिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 10 रुपये के, 5 रुपये के, वेडनेसडे टू वेडनेसडे, या जब भी आपको टाइम मिल जाए तब डेली करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और साथ के अंदर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मतलब आपने मूंग डाली है तो मूंग आप थोड़ा गीला करके देंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि उनको चबाने में आसानी होती है, टेस्ट बहुत लगता है। पक्षियों के लिए पानी वगैरह डालिए, उसमें 2 काम होंगे, एक तो आपका प्लानट थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, दूसरा एक सोशल सर्विस भी हो जाएगी आपकी, है ना। और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो आपके खुद के कपड़े हैं पहने हुए, स्पेशली ग्रीन कलर के, वो आप किसी को देना। पहली बात तो कपड़े यूज़ किए हुए देने नहीं चाहिए किसी, ये सच बात है। ये भी मैं आपको प्रमाणित बता दूंगा, ये होता है। हाँ, मैंने एक तंत्र पे शो किया था सर। अच्छा। तो उसमें ये था कि बाल, नाखून और कपड़े देने से क्या क्या हो सकता है आपके साथ। अभी वो काफी पसंद तंत्र वाला किया तो गया। सिस्टम ही अलग है ना। हाँ। तंत्र से बचना चाहिए, मतलब बचना ऐसे चाहिए, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, पहले उसको फिनिश कर लेते हैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना। तो ग्रीन कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हाँ किसी को दिलाना है आपको, अपने छोटे भाई को, बहन को, फ्रेंड को, किसी को भी, तो फ्रेश कपड़ा दिलाए तो ग्रीन नया दिला दो, अपना यूज मत दो। और उसको आप गलत तरीके से यूज भी मत करो। झाड़ू उसमें पोछा लगा रहे हो, आप गाड़ी साफ कर रहे हो, आप किचन में यूज कर रहे हो, अपने पहने हुए कपड़े हैं आपकी एनर्जी। क्योंकि आप देखिए, कोई भी कपड़ा, जैसे हमारे घर वाले बड़े हैं, मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, हम खुद हैं, कोई कपड़ा हमने उतार दिया उसको पहनते नहीं, आप उसको धो के साफ करके अच्छे से क्लीन करके रख दिया, पर 1-2 साल बाद जब आप उसको स्मेल करेंगे तो उस व्यक्ति की स्मेल आती है, उसमें आती है ना, सूंघ के पता लग जाता है। और जैसे जो इंस्पेक्शन के अंदर जो फोर्सेस जो डॉग्स काम में, हाँ, स्क्वाड वगैरह जो आते हैं, हाँ, हाँ, वो सूंघ के तो पता लगता है, चाहे वो कपड़ा कितना ही पुराना हो। दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है, बॉडी की जो एनर्जी है, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं रह गई है, या वो उससे अटैच्ड है।
तो आप उसको जब गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो खराब होगा। स्पेशली उसको वीनस से कनेक्ट किया जाता है, पर मैं हरे कलर की स्पेशली बात कर रहा हूँ आपको। अगर जैसे सर, अगर चलिए जो पुराने हो गए कपड़े, अगर उसको हम पोछे का कपड़ा नहीं बनाते हैं तो उसको हम अच्छे से धो के किसी को दे सकते हैं दान में? हाँ, मैं तो फिर क्या करें लोग, फिर ऐसे तो उस कपड़े का क्या करेंगे? करना क्या है? अभी अच्छे खासे ब्रांडेड कपड़े हैं, वो हम पोछा नहीं बना रहे, किसी को दे देंगे तो फिर ये डर रहता है कि कुछ हो ना जाए, तो फिर वो कपड़ा तो वेस्ट हो रहा है ना घर पे। तो उसका एक सीधी सी बात है, आप छोटा सा उससे शुल्क ले लो, पैसे ले लो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मतलब एक इसमें एक ध्यान रखना है, घर में कलह नहीं मचाना इस बात से। जो पर्सनल फैमिली होती है मतलब जो ब्लड रिलेशन में वाली फैमिली, मम्मी पापा भैया बहन वगैरह, उनमें सब चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूज कपड़े पहन सकते हैं आपस में, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आपके बेटा बेटी जो भी है, समझ गए आप मेरी बात को। इनके अलावा जो है वहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा। अच्छा, आप उनका करें क्या साहब? ये तो समस्या हो गई कि साहब आप तो मना कर रहे हैं कि देना भी नहीं है, फिर कह रहे हैं कि साहब उसको आप वैसे यूज़ भी मत करो, तो क्या करें? तो आप जिनको दे रहे हैं उनसे आप शुल्क ले लीजिए, पैसे ले लीजिए। जैसे नॉर्मली क्या गांव वगैरह के अंदर जो थोड़ी स्मॉल टाउन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ये बार्टर सिस्टम चलता है। कॉलोनीज के अंदर आता है, कपड़े तो बर्तन मिलेंगे। एग्जैक्टली वहाँ यूटिलाइज कर लो, आपको उसको शुल्क में मिल गया। और आप नहीं ले पा रहे हैं, अरे तो मेरा फ्रेंड है, उसको कैसे बोलूँगे तो टी शर्ट के पैसे दे। हाँ, या आप चैरिटी, क्योंकि बहुत सारी जगह से शेल्फ्स बने होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आप अपने कपड़े छोड़ जाने के लिए होता है, कोई पैसे देने के लिए नहीं होता वहाँ। हाँ, तो मैं उसका बताता हूँ। तो उसमें आप क्या करिए, अगर आपका फ्रेंड है तो आप चाहे इसको 1 रुपया खर्च करवा लीजिए, ले चल चाय पिला दो, ले चल चाय लेके आ, है ना, या कुछ भी अपने खाने पीने का लैपटॉप तो मंगा ऑर्डर करवा चल ऐसे, तो वो ऐसे हो गया। अब बात रही चैरिटी की, क्योंकि कई सारे एनजीओज हैं जो इस तरह से काम करते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर एनजीओज वाला तो काम खराब हो जाएगा, उनको कोई कपड़े देगा ही नहीं। तो आप ऐसी जगह पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैरिटी जो है, आप बस ये है कि उस निमित्त को उस समय जब आप कपड़े दें तो मन में ये बने साहब मैंने ये जो था उपयोग किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे काम के लिए, अच्छे काम किसी के और लिए को दे जाए। रहे हैं। हाँ, तो कोई भी गलती हो जाए तो सॉरी बोल के हाँ, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके।